Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class, today we are going to discuss about temperature and effect of temperature on vegetation. यानी कि बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे कि जो वनस्पति होती है उस पर डिफरेंट कारक जो होते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को. इकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन की बात कर रहे हैं. इससे पहले के जो क्लास थी उसमें मैंने आपको वाटर के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में और कैसे जो पानी होता है उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है और प्रेसिपिटेशन जो होता है वो किसी भी जगह की वनस्पति को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, वनस्पति के डिस्ट्रीब्यूशन को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, उसके बारे में पढ़ा था बच्चों. आज हम टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे. तो बच्चों जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है. ताप ऊर्जा की अभिव्यक्ति यही है कि पृथ्वी को जो ऊष्मा होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य के रेडिएशन से, विकिरणों से प्राप्त होती है. और ताप का जो प्रभाव होता है वो पौधे में अलग अलग प्रकार से होता है, पौधे की रचना के अकॉर्डिंग अलग हो जाता है. जैसे अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करता है, एज वेल एज उसकी जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, पौधों की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, उस पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है. और सबसे ज़्यादा बड़ा इफेक्ट हम माने तो भौगोलिक जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे आप भौगोलिक वितरण कहते हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टेम्परेचर को. तापक्रम का एक मतलब निश्चित क्या होती है, परिसर होता है. जनरली हम कहते हैं कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, उसी में ही किसी भी जीवों की या फिर प्लांट्स की जो होती है वो वृद्धि हो सकती है या फिर उनकी लाइफ जो होती है वो संभव हो पाती है. और डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनके लिए जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो भी डिफरेंट होता है. इसीलिए हमें क्या होता है कि हम अगर बात करें अर्थ पर, तो हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की वेजिटेशंस मिलती है, अलग अलग प्रकार की हमें वनस्पति दिखाई देती है. कहीं पर हमें ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं तो वहाँ की वनस्पति अलग होती है, जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ की वनस्पति अलग होती है, जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है वहाँ की वेजिटेशन, यानी वेजिटेशन जो होती है वो अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है. और ये इन क्षेत्रों की विभिन्नता के लिए जो अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं उनमें से टेम्परेचर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल शो करता है. जैसे कि अगर हम बात करें शंकुधारी वनों की, तो टेम्परेचर जो होता है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही ग्रो कर पाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वनस्पति में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं वो हम आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं बच्चों. जैसे कि हमने तापक्रम की श्रेणी डिसाइड की है उच्च तापी, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि टेम्परेचर हाई जहाँ मिलता है, इनको हम मेगाथर्म्स कहते हैं. श्रेणी में हमें मेगाथर्म्स कहते हैं. कहाँ पाया जाता है, क्षेत्र, अगर हम दूसरी क्षेत्र की बात करें तो इस प्रकार की जो वेजिटेशन होती है वो भूमध्य रेखा की तरफ और उष्ण कटिबंध की तरफ पाई जाती है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स जो भी हमारे होते हैं वहाँ पर और भूमध्य रेखा पर इस तरीके के जो उच्च तापीय और मेगाथर्म्स होते हैं वो पाए जाते हैं. और इन पर तापक्रम की स्थिति नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि पूरे वर्ष पर्यंत यहाँ पर जो तापक्रम होता है, टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. अब किस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाएगी, ट्रॉपिकल रीजन है तो डेफिनेटली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं. जहाँ कहीं पे भी तापमान ऊंचा रहता है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही पाए जाएंगे. इसी तरीके से बात करें हम मध्य तापी, यानी कि उच्च से थोड़ा सा कम टेम्परेचर की तरफ अगर हम मूवमेंट करते हैं तो उस तरीके की वेजिटेशन के लिए हम टेम्परेचर के लिए जो नाम यूज़ में लेते हैं उसे हम कहते हैं मीजोथर्म्स. ये हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, यानी किस प्रकार से वेजिटेशन जो होती है, वनस्पति होती है, वो वितरित होती है. तो उच्च तापी बता दिया, फिर मध्य तापी जिसे आप मीजोथर्म्स कहते हैं, किस प्रकार का पाया जाएगा यहाँ पर, ये उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से थोड़ा सा कम टेम्परेचर, ट्रॉपिकल तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर वाले, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं. तापक्रम की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी वेरी करती है. ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर मिलता है, लेकिन शरद ऋतु में थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा न्यून तापक्रम आ जाता है. वनस्पति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मीजोथर्म्स का.
यानी कि जहाँ तापक्रम थोड़ा सा कम मिलेगा उच्चतापी से मेगाथम से, वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। थर्ड इज माइक्रोथर्म्स, न्यून तापी जिसे हम कहते हैं, शीत कटिबंध एवं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर ठंडा मौसम रहता है कंपेरेटिवली, अगर मेगाथर्म्स और मीजोथर्म्स से कंपेयर करें तो इन्हें न्यून तापी कहा जाता है। तापक्रम हमें पता ही चल रहा है कि न्यून तापी नाम से ही पता चल रहा है, कंपेरेटिवली जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, किससे? ट्रॉपिकल रीजन से और सब ट्रॉपिकल रीजन से। और ये जो रीजन कहलाता है वो कहलाता है शीत कटिबंधीय एवं अधिक ऊंचाई वाले, यानी कि टेम्परेट एंड हायर एटीट्यूड जोन्स। हायर एटीट्यूड जोन्स की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर वनस्पति का जो प्रकार होता है, टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है, वो मिक्स्ड कॉनिफर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि मिश्रित शंकुधारी वन। आप कभी भी ठंडे प्रदेशों की तरफ घूमने जाते हैं बच्चों, तो वहाँ आपको इस प्रकार की जो वनस्पति है वो डेफिनेटली दिखाई देगी। कॉनिफर्स जो होते हैं वो अधिकतर आपको दिखाई देते हैं। फोर्थ जो है उसको हेकिस्टोथर्म्स कहते हैं, यानी कि अति न्यून तापी, बहुत ज़्यादा न्यून टेम्परेचर जहाँ पर पाया जाता है। कहाँ होगा? पोलर रीजन की तरफ होगा, हमें पता है। तो उत्तर ध्रुवीय एवं अल्पाइन जो क्षेत्र हैं वो एल्पाइन रीजन, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 16,000 फीट या इससे अधिक, तथा शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में 12,000 फीट या इससे अधिक की ऊंचाई पर, यानी कि बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। अल्पाइन रीजन, जहाँ पोलर रीजन्स की ही बात करें, जहाँ पोल्स ही आ जाता है, वहाँ की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बहुत कम टेम्परेचर पाया जाता है, अति न्यून श्रेणी में आता है, या फिर बिल्कुल न्यूनतम तापमान की, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। वेजिटेशन कैसी पाई जाएगी बच्चों? एल्पाइन वेजिटेशन जिसे हम कहते हैं वो पाई जाती है यहाँ पर। तो ये हुआ वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन की किस प्रकार टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेजिटेशन जो होती है वो वेरी करती रहती है। पर्वतों पर किस प्रकार से डिफरेंस आता है वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं बच्चों के किस प्रकार से इफेक्ट होती है चीजें, तापक्रम का पौधों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, कैसा क्या होता है कि किस प्रकार की रिएक्शंस में चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी। तो डेफिनेटली जो टेम्परेचर होता है वो एंजाइम, हमें पता है बच्चों के एंजाइम जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसी रेंज पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है। उससे अधिक तापमान की तरफ या फिर उससे कम तापमान की तरफ जब कभी भी हम बात करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और एंजाइम अपनी सक्रियता दिखाना बंद कर देता है। तो वो फिक्स टेम्परेचर होगा। अगर हम उससे ज़्यादा तापक्रम की तरफ जाएंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो पौधों की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उस पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। और अगर हम कम टेम्परेचर की बात करें कि एक जो मिनिमम हमारे लिए टेम्परेचर जो ज़रूरत है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, उससे कम टेम्परेचर होगा अगर, तो भी डेफिनेटली जो होगी पौधों की वृद्धि पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। सेकेंड, अगर हम बात करें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या परिवर्तन होता है, तो बच्चों सीधा इफेक्ट होता है तापक्रम का, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एटमॉस्फेरिक जो हमने बताया था, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं हम, तो जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है उसका और तापक्रम का सीधा इफेक्ट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस पर जो आर्द्रता होती है वो कम, और तापक्रम के कम होने पर आर्द्रता बढ़ती है। मतलब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है वो इससे इन्वर्सली इसका प्रोपोर्शन होता है। तो अधिक, जैसे हमने कहा कि वायुमंडलीय आर्द्रता अगर अधिक हो गई है तो डेफिनेटली क्या करेगी, वो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देगी। ये बात हमने आपको कल की क्लास में भी समझाई थी बच्चों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनका रिलेशनशिप, व्युत्क्रमानुपाती संबंध जिसे आप कहते हैं। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर कम हुआ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होती है वो कम हो जाएगी। और तापक्रम बढ़ने के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होगी, और तापक्रम कम होने के साथ साथ, यानी कि टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर तापक्रम बढ़ा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी, तापक्रम घटेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की क्षमता पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसी तरीके से बच्चों, जैसे ही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ी, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ेगी, तो डेफिनेटली न्यूट्रिशंस की हमें ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो अवशोषण हमें
ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बढ़ जाएंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ेंगी, और अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ती हैं तो डेफिनेटली इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, तो अवशोषण भी जो होता है वो बढ़ जाता है। इफेक्ट इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर पर इसका क्या इफेक्ट होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है उस पर, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उपयुक्त तापक्रम जो होता है कि एक मिनिमम जो टेम्परेचर इतना होना चाहिए वो 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बच्चों। ये जो टेम्परेचर की रेंज है इसके बीच में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने ऑप्टिमम उस पर होती है कि अच्छे से हो जाती है। और अगर हम बात करें कि इस पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ये शुरू हो रही है और उसके बाद हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डबल हो जाती है। क्या कह रहे हैं हम कि जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जैसे ही हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाएंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। इस तरीके से ये बढ़ती रहती, लेकिन ये एक निश्चित सीमा तक ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ही रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ती जाएगी, नहीं। एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसके बाद अगर तापक्रम बढ़ता है तो डेफिनेटली ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एडवर्सली इफेक्ट करता है और प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो कम हो जाती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर जाती है, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रकाश तापक्रम है उससे ज़्यादा या उससे कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और वो एडवर्सली इफेक्टेड होती है और प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन की दर पर क्या इफेक्ट होता है, तो हमें पता है कि श्वसन भी फोटोसिंथेसिस की तरह ही है। एक निश्चित तापक्रम का एक रेंज होती है जिसे टेम्परेचर रेंज कहते हैं, उसी पर रेस्पिरेशन जो होता है वो अच्छे तरीके से होता है। उससे बढ़ने पर या कम होने पर तापमान उस रेंज से अगर बाहर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी, और अगर उससे नीचे की तरफ जा रहा है तो भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है वो एडवर्स इफेक्ट डालती है, कम हो जाती है। यानी श्वसन की दर पर एडवर्स इफेक्ट ही डालेगा, टू मच एंड टू लो, ज़्यादा होने पर भी और बहुत कम होने पर भी। अब वसंतीकरण की बात करें, इसे हम वर्नलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। पौधों में जो फ्लावरिंग होती है, पुष्पीकरण जो होता है वो तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। न्यून तापमान जब होता है यानी कि जब कम टेम्परेचर होता है तब जो होता है वो फ्लावरिंग जो होती है अच्छे से होती है। और न्यून तापक्रम तथा इसकी निश्चित अवधि जो होती है पौधों में फ्लावर के बनने पर यानी पुष्प के निर्माण पर एक स्टिमुलस की तरह फंक्शन करती है। यानी कि अगर टेम्परेचर कम हो और एक निश्चित अवधि तक हम कम टेम्परेचर का अगर प्लांट्स को ट्रीटमेंट दें तो फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। यह पौधों को ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए उत्प्रेरित करता है, स्टिमुलस का एक फंक्शन करता है। तो ये ऑब्वियसली अगर तापक्रम बढ़ा तो एडवर्स इफेक्ट डालेगा, यानी कि वर्नलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो भी निम्न तापक्रम पर तो अच्छे से होगी लेकिन हायर टेम्परेचर पर वो रुक जाएगी। मूवमेंट गति, हाँ डेफिनेटली पौधों में विभिन्न प्रकार की जो गतियाँ होती है वो थर्मोटैक्सिस जिसे आप कहते हैं और थर्मोनेस्टी जिसे आप कहते हैं वो ताप पर डिपेंड करती है। कुछ प्लांट्स में इस तरीके की मूवमेंट्स पाई जाती है जिसे हम तापानुचलन कहते हैं या तापानुकुंचन कहते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, जिस प्रकार से चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही इनकी जो ये मूवमेंट होती है थर्मोटैक्सिस और थर्मोनेस्टी, उन दोनों में ही डिफरेंस आ जाता है। खनिज अवशोषण पहले ही बता चुके हैं कि अवशोषण की दर जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड तो करती है लेकिन अलग तरीके से। जैसे अलग तरीके से इफेक्ट इस तरीके से होगी कि जैसे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ गई तो डेफिनेटली रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ी, अगर तो हमें अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी तो अवशोषण की क्रिया को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लांट्स में यह अलग तरीके से डिपेंड करती है, डायरेक्टली इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं होता है लेकिन हाँ इफेक्ट करती है। जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होगा तो एडवर्स इफेक्ट डालेगा और कम होने पे भी एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पे। खनिज अवशोषण पर इस प्रकार से इफेक्ट होता है। अब अगर हम वनस्पति के वितरण पर बात करें, जैसे कि इसी के कंटिन्यूएशन में हम बताएं कि वनस्पति का जो वितरण होता है वो डिपेंड करता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की और पर्वतों की विभिन्न ऊंचाई पर भी वनस्पति का जो स्वरूप होता है वो बच्चों अलग अलग होता है। कि हम बात करें कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से दूरी पर भी तापक्रम में परिवर्तन आता है। हमें पता है भूमध्य रेखा पर तापक्रम कैसा होता है बच्चों, अगर हम बात करें तो कि ऊंचा तापमान होता है यानी कि हायर टेम्परेचर पाया जाता है।
और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, उत्तरी व ध्रुवी जो पोल्स होते हैं, सदर्न और नदर्न पोल्स की बात कर रहे हैं हम, तो पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम मूवमेंट करते हैं तो तापक्रम में क्या होता है, गिरावट आती जाती है। तो तापमान, और ये जो तापक्रम के आधार पर ही पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के, आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, देखोगे कि वेजिटेशन में कंटिन्यूसली ग्रेजुअल डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, पोल्स के और भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग। जैसे कि विषुवत रेखीय वन, उष्ण कटिबंध, अभी मैंने आपको बताया था टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे, थोड़ा कम मीजोथर्म्स आते हैं तो डेसिडियस फॉरेस्ट आते हैं, उससे कम आते हैं तो कॉनिफर्स आते हैं, और सबसे कम में एल्पाइन यानी आइस एज की तरफ जा रहे हैं अगर हम, तो एल्पाइन प्रकार की वनस्पति आती है। यानी कि लैटिट्यूड और एटीट्यूड दोनों में ही परिवर्तन का प्रभाव वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिलता है। आपको दिखाई दे रहा है, देखो एटीट्यूड की तरफ हम जा रहे हैं, आइस एज की तरफ तो कॉनिफर्स फॉरेस्ट आ रहे हैं, लैटिट्यूड की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास में नीचे डेजर्ट ग्रासलैंड्स आ रहे हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट आ रहे हैं। तो लैटिट्यूड और एटीट्यूड ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे कि हम जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ, अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो पर्वतों पर जो होता है उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो वनस्पति का जो वितरण होता है वो किस प्रकार से इफेक्ट होता है, स्लाइड में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की। अब हम तापीय स्तरीकरण की बात करें कि झील का अगर हम बात करें बच्चों, तो किस प्रकार से ये स्तरीकरण डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा में तापक्रम में वेरिएशन आता है। तो हमने आपको स्लाइड में देखो बच्चों दिखाई दे रहा है, सनरेज आ रही है, ऊपर की तरफ विंड भी होती है। तो लेक्स जो होती है, झीलों में किस प्रकार का स्तरीकरण पाया जाता है, तो लेक्स स्ट्रेटिफिकेशन इज द टेंडेंसी ऑफ लेक टू फॉर्म सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट थर्मल लेयर्स बनाते हैं ये ड्यूरिंग वार्म वेदर, यानी गर्मियों में, गर्मी के सीजन जब आता है तो एक अलग अलग जो होता है वो लेयर्स बन जाते हैं झीलों में। तो ये किस प्रकार का इनमें डिफरेंशिएशन होता है वो बता रखा है, 3 डिस्टिंक्ट लेयर बता रखी है। देखो बच्चों, एप्लीमिनियन बता रखा है हमने, कंप्राइजिंग जो टॉप वार्म वाटर होता है, जो सबसे ऊंचे ऊपर की तरफ का जो गर्म पानी होता है जिस पर डायरेक्ट सन रेज पड़ती है, उसे हम एपिलिम्नियन कहते हैं, गर्म पानी वाली जो लेयर होती है। उससे नीचे की तरफ जो लेयर होती है वो थर्मोक्लाइन होती है। मिडिल लेयर जिसे हम कहते हैं, विच में चेंज डेप्थ थ्रू आउट द डे, मतलब क्या कह रहे हैं कि इसकी डेप्थ चेंज होती रहती है तो इसमें टेम्परेचर का भी वेरिएशन आता रहता है। और सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसे हम हाइपोलिम्नियन कहते हैं, सबसे ठंडी जो लेयर होती है वो। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें देखिए ऊपर तक ही रह गई हैं, हवा से घूम करके जा रही हैं, तो वहाँ टेम्परेचर रह रहा है, इसलिए एपिलिम्नियन जो होता है वो कंपेरेटिवली वार्मर होता है। उसके बाद में उससे नीचे वाली जो लेयर होती है वहाँ पर उतनी ज़्यादा सनरेज नहीं आ पाती है, तो कंपेरेटिवली टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो उसे हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। और सबसे नीचे वाली लेयर जहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत पहुँच ही नहीं पा रही है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर का इफेक्ट उतना देखने को नहीं मिलेगा, तो उसे हम हाइपोलिम्नियन लेयर कहते हैं। वनस्पति के डिस्ट्रीब्यूशन पे और किस प्रकार से वेरिएशन आता है टेम्परेचर का, ये क्लास आज हमने इसकी ली थी बच्चों। थैंक यू वेरी मच।